नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका एटिस नेहा में। हम करंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आपका सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। तो अभी 24 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम है। तो इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, जो इसका एक प्रश्न भी आ रखा है। तो पहले मैं आपको वो थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो पहले बता देती हूँ। तो ये आपका एनटीटी का जो 2016 में जो पेपर हुआ था, तो उसमें जो आया था, तो ये है ब्रॉन फेयर ब्रेनर्स। तो इन्होंने एक पारिस्थितिकी का मॉडल दिया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि माइक्रो सिस्टम क्या उल्लेख करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इसकी पहले अपन जो थ्योरी डिस्कस करेंगे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैंने इसके बारे में बता रखा है कि ये जो साइकोलॉजी की बुक है 11th क्लास की, इसमें जो चैप्टर 4 था, तो मैंने बताया था आपको पूरा पढ़ना है वो। तो उसी में है ये ब्रॉनफेन ब्रेनर्स की जो है थ्योरी है विकास को लेकर, कि किस प्रकार विकास पे जो है प्रभाव पड़ता है, समाज का, परिवार का, जो भी है। तो उन्होंने जो है 5 स्टेजेज या 5 चीज़ें बताई हैं, जो मंडल के रूप में बताया है, सिस्टम के रूप में बताया है। तो हालांकि इसमें जो नाम है, जैसे व्रत मंडल है, बाह्य मंडल है, लघु मंडल है, लेकिन जो आपके नाम आया है वो इंग्लिश में आया है। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले इसकी हिंदी की थ्योरी जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, कि यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर का विकास का पारिस्थितिकी परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है, कि परिवेश में जो भी लोग हैं, जो भी कारक है, वो कितने जो है प्रभावित करते हैं व्यक्ति के विकास को। इस बात पर इन्होंने जो है फोकस किया है। तो ये इंग्लिश वाला जो है डायग्राम है, इसमें इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं। तो हालांकि इन दोनों की जो पिक्चर है हिंदी में और जो इंग्लिश में है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। तो पहले आप इंग्लिश में एक बार रीड आउट कर लें। तो ये इन्होंने बताया है, व्रत मंडल को बोलेंगे जो है मैक्रो सिस्टम, उसके बाद अब बाह्य मंडल को बोलेंगे एक्सो सिस्टम, और फिर अब मध्य मंडल को बोलेंगे मीजो सिस्टम, और फिर है लघु मंडल को माइक्रो सिस्टम। उसके बाद जो व्यक्ति है उसको इंडिविजुअल या द इंडिविजुअल बोल सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लघु मंडल में कौन कौन आएगा, वह निकटतम परिवेश जिसमें व्यक्ति रहता है। यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों या एजेंटों जैसे परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक एवं पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। इन परिवेशों के मध्य संबंध जो है मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। तो जो माइक्रो सिस्टम है उसमें कौन कौन आते हैं, परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक, इस तरह से आसपास के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, किसमें, माइक्रो सिस्टम के अंदर। उसके बाद है मध्य मंडल में कौन कौन आता है, जैसे एक बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसे संबंध स्थापित करते हैं, या माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं। ये ऐसे अनुभव है जो एक व्यक्ति के दूसरों से संबंध को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल के अंतर्गत है कि इसके अंतर्गत है वो सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती है जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं करता है, परंतु वे तात्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे माता या पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है, जो बच्चे के साथ उनकी अंतःक्रिया अथवा बच्चे को उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं जैसे विद्यालय, पठन पाठन, पुस्तकालय सुविधाएं जो है, चिकित्सालय देख रेख, मनोरंजन साधन आदि की गुणवत्ता को प्रभावित भी कर सकता है। तो बाह्य मंडल कैसे, कि जैसे अगर किसी के माता पिता का जो है ट्रांसफ़र हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस बच्चे का भी ट्रांसफ़र हुआ है, खाली उसके माता पिता का हुआ है। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र होने के बाद जो बच्चा है दूसरी जगह जाएगा अपने माता पिता के साथ, तो उसका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके जो है फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, आसपास का वातावरण चेंज हो जाएगा, जहाँ स्कूल पर पढ़ रहा था वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो है भारी रूप से जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उस बच्चे पे, उसके विकास पे। तो ये चीज़ है।
नेक्स्ट है वृहत मंडल। तो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत जो है वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यक्ति के विकास में संस्कृति के महत्व को आप तो ये 3 बता रहा है, लेकिन इसमें अपन को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो उसमें जो चीज़ें आएंगी घटना मंडल, तो क्रोनो सिस्टम में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं हैं, जैसे उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, जैसे माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात एवं बच्चों पर उनका प्रभाव आदि। तो जो क्रोनो सिस्टम जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे जो माता पिता का तलाक हो जाएगा तो बच्चों पर क्या जो प्रभाव पड़ेंगे, इस तरह से। उसके बाद है संक्षेप में अगर माने तो ब्रॉनफेनब्रेनर का दृष्टिकोण यह है कि बच्चे का विकास उस जटिल संसार से सार्थक रूप से प्रभावित होता है जो उसे आच्छादित किए हुए है, चाहे वह उसके साथियों के साथ बातचीत का गौण प्रसंग हो अथवा जीवन की वे सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां जिसमें उसने जन्म लिया है। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि साधारण रहित परिवेश में बच्चों को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, खिलौनों आदि से रहित उत्तेजनाहीन परिवेश मिलता है। तो ऐसे अनुभवों का अभाव होता है जहाँ पुस्तकालय, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि में जाना हो। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि कैसे जो हर एक सिस्टम में लेकर इन्होंने सभी को डिवाइड करके कि ये लोग इसमें आएंगे। फिर उसके बाद बताया है कि ऐसे जो है एक बच्चे के विकास पे कैसे इफ़ेक्ट जो है पड़ता है, जैसे कि पहले जो परिवार का, साथी सहयोगियों का जो किस प्रकार से उस बच्चे पे जो है प्रभाव आता है। तो ये माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत है। तो ये जो प्रश्न था ब्रॉनफेनब्रेनर पारिस्थितिक मॉडल के अंदर जो माइक्रो सिस्टम बताना था, तो उसमें दोनों ही लिखे हुए हैं कि बच्चे एवं परिवार के संबंध के बारे में और बच्चे एवं साथियों के संबंध के बारे में। तो जो सही ऑप्शन है सामुदायिक संबंध के बारे में, क्योंकि उसमें सारा जो मोस्टली समाज के जो लोग हैं, जैसे उसके फ्रेंड्स आ गए, माता पिता आ गए, अध्यापक आ गए, आसपास के पड़ोसी हैं, तो वो सारे समुदाय के संबंध के बारे में जो है माइक्रो सिस्टम हमें बताता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको जो कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस जो इन सिस्टम में जो लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये इस सिस्टम में आएगी, वो अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका आंसर ये हो जाता है। तो इसमें कोई ख़ास कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, सीधा सिंपल बता रखा है कि माइक्रो सिस्टम में क्या होगा कि बच्चा जो है मोस्टली जो समुदाय के लोग हैं, जैसे सामाजिक कारक, जैसे परिवारों के साथ में कैसे अंतर्क्रिया करता है, तो वो प्रोवाइड करता है। उसके जो पड़ोसी कैसे हैं, उसके माता पिता किस प्रकार से उसके साथ बिहेव करते हैं, ये जो चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके इसमें माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद जैसे मध्य मंडल में जैसे माता पिता का जैसे अध्यापकों के साथ कैसा संबंध है, क्या वो पीटीएम अटेंड करते हैं, नहीं करते, क्या जो है टीचर जो है जो मोस्टली बच्चों के पेरेंट्स को जानते नहीं जानते, उनसे कोई कनेक्शन है नहीं है, क्या वो उनकी जो रिपोर्ट है वो उनके माँ बाप को देते हैं नहीं देते, जो भी उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं पढ़ाई के अंदर और जो डेवलपमेंट के अंदर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मध्य मंडल के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद जो बाह्य मंडल है उसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें जो हालांकि सीधा संबंधित जो है बच्चे से नहीं है, लेकिन बच्चा जिनसे संबंधित है उनको वो प्रभावित कर रही है। जैसे बच्चा संबंधित अपने माता पिता से, लेकिन माता पिता का जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो जब माता पिता जो जो चीज़ें फेस करते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चा भी फेस करता है। तो ये चीज़ है, जब माँ बाप अगर दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो फिर बच्चा भी जो है अपने स्कूल वहाँ के छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, तो ये भी जो है चीज़ें बच्चे को प्रभावित करेंगी। तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो वृहत मंडल आ जाता है मैक्रो सिस्टम, तो उसमें घटना मंडल जैसे कुछ ज़्यादा बड़ा कोई हादसा हो सकता है, या फिर माता पिता का तलाक भी एक बच्चे के लिए हादसे के समान ही होता है। तो क्या क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे, कैसे बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उन पे, तो एक बहुत बड़ा जो है एक उसको मंडल बताया गया है, जिसमें बहुत सारी ऐसी सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ बताई गई है। तो यह है। उसके बाद जो बच्चा है, तो ये अपन ने बाह्य मंडल पढ़ लिए। और जब व्यक्ति की बात की जाती है तो उसमें केवल व्यक्ति का खुद से क्या संबंध है, वो खुद के अकेले के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो दूसरों से उसके क्या संबंध होंगे वो चीज़ें हैं। तो ये सारे 5 मंडल है इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने बताया है कि पहले जो व्यक्ति, फिर लघु मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृहत मंडल। तो ये इतनी चीज़ की इनकी जो है एक थ्योरी थी। तो अगर आपने एनसीईआरटी अगर पहले पढ़ ली होती तो आप
आपको पता रहता, लेकिन फिर भी मैंने ये क्लियर कर दी है। तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप एक बार रीड आउट भी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ रखा है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप चाहे से 1000 बुक पढ़ ले बाहर से लाके, उनसे कुछ नहीं आने वाला है। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो भी ऑथराइज है, जो गवर्नमेंट ने खुद ने जो पब्लिश करवा रखी है उनकी, तो उन्हीं में से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि जो भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं वो सारी ऑथेंटिक बताई हैं। अगर आपने स्टडी की होगी, अगर खुद से अगर आपने खुद पढ़ा होगा तो वो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बहुत कम कंफ्यूज होंगे। तो ये चीज़ है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं आप, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको भी ऐसी कोई क्वेरी और है कि जो समझ नहीं आ रही है तो आप जल्दी से जल्दी मुझे जो है कमेंट करके बता दें, ताकि कल का जो टाइम है तो मैं ज़रूर आपकी जो है क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और जो ये दोनों डायग्राम हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो वह मैं दोनों जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। और ये जो बुक है एनसीईआरटी की, वो मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड कर रखी है, और वैसे भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके फिर से पढ़ सकते हैं। तो ये 4th चैप्टर है, मानव विकास नाम से आएगा। तो ये ध्यान रखें, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। एंड पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप भी एनडीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।